नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विटेल पर। आज हम आपके सामने फिर से एक हैरत अंगेज कहानी को लेकर पेश हुए हैं, जिसको सुनकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। यह कहानी कहीं ना कहीं हमारे कानून और प्रशासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है और दिखाती है कि किस तरह पुलिस अपने केस के किसी भी पहलू पर लापरवाही अगर वो बरतती है तो उस जरा सी कमी का खामियाजा किसी मासूम इंसान को भुगतना पड़ता है, और किस हद तक उसके साथ ये बेगुनाही होती है आज इस कहानी में हम जानेंगे। यह कहानी मेहंदी बालापुर की है। मेहंदी बालापुर में अगस्त 2015 की एक वारदात है, जहां पर दो दोस्त रहा करते, एक सोनू सैनी और एक गोपाल। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और अपनी आम जिंदगी बिताते थे। मेहंदी बालापुर में आई एक लड़की जो कि घूमने के तौर पर आई थी, उसका नाम आरती था। उसकी मुलाकात सोनू से होती है और कुछ ही पलों में वो दोनों, जिसे कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, उन दोनों को वही वाला प्यार हो जाता है। दोनों आपस में नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और कहीं ना कहीं फिर जब ये धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ती है तो ये उनका प्यार एक वैवाहिक जीवन का मोड़ ले लेता है और दोनों आपस में 8 सितंबर 2015 को शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद कुछ ही दिन बीतते हैं कि आरती जो है अपने पति सोनू से जायदाद की डिमांड करने लगती है। वो उससे कहती है कि मुझे जायदाद में हिस्सा दो, कैश दो, मुझे जेवरात दिलाओ और अन्य इत्यादि चीजें जैसी कुछ भी फैसिलिटीज की मांग करती है, जिससे सोनू परेशान हो जाता है और कहता है कि अभी तो शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ और ये लड़की ऐसे ऐसा रंग दिखा रही है। इससे सोनू काफी परेशान रहता है और बस कुछ हफ्ता ही बीतता है कि 16 सितंबर 2015 को आरती घर से गायब हो जाती है। यानी कि मात्र एक हफ्ते के अंदर दोनों की शादी के में इतना बड़ा मोड़ आया कि उनकी लड़ाई भी हुई और वो जो उसकी बीवी थी आरती, वो घर से गायब भी हो गई। अब उसके गायब होने के बाद सोनू इधर उधर घूमता है, काफी जगह उसकी ढूंढ करता है, काफी जगह जांच करता है, पता करता है, उसके रिश्तेदारों के पास जाता है, उसके माँ बाप के पास जाता है। तो उसके माँ बाप तो कहते हैं कि आरती तो तुम्हारे साथ थी, आरती हमारे घर पर तो आई नहीं। अब सोनू काफी परेशान, सोनू लेकिन पुलिस में केस दर्ज नहीं करता कि उसे इस बात का डर था कि आरती ने जो जो उससे चीजों की डिमांड करी थी वो उसने पूरी नहीं की थी, तो कहीं पुलिस उस पर उल्टा हावी ना हो जाए और उस पर ही केस दर्ज ना हो जाए उल्टा कि तुमने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है और तुमने उसे गायब कराया। इस डर से वो केस दर्ज नहीं करवाता। लेकिन कुछ ही दिन बाद आरती के पिता, जो कि वृंदावन में रहा करते, वृंदावन पुलिस थाने में आरती की गुमशुदगी का केस दर्ज कराते हैं। अब पुलिस काफी दिन तक तो इस चीज को एक पारिवारिक मामला समझकर कोई जांच पड़ताल नहीं करती और कुछ भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाती। इत्तेफाक से वृंदावन के पास ही कुछ दिन बाद एक लड़की की लाश मिलती है। तो जब पुलिस उस लड़की की लाश की पहचान कर रही होती है तभी पुलिस को ध्यान आता है कि हाल फिलहाल में एक आरती नाम की लड़की, जो कि वृंदावन की ही थी, वो भी गायब हो गई। आरती के पिता को बुलाया जाता है और उनसे उस लाश की शिनाख्त कराई जाती है। तो आरती के पिता जब लाश की शिनाख्त करते हैं तो वो काफी रोने लगते हैं और घबरा जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि ये लाश उनकी बेटी की है। फिर आरती के पिता पुलिस को और बयान देते हैं और बताते हैं कि सोनू और इसमें उसके दोस्त गोपाल, इन दोनों का हाथ है। वो उस सारी लड़ाई के बारे में बताते हैं जो सोनू और आरती के बीच में हुई थी शादी के एक हफ्ते के दौरान। और पुलिस का शक जब उन दोनों पर जाता है तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब यहां पर हमारे कानून प्रशासन की इतनी बड़ी कमी उजागर होती है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोनू और गोपाल पर जब आरती के पिता ने यह एफआईआर दर्ज करवाई कि इन दोनों ने ही मेरी बेटी को गायब करा है और मेरी बेटी की हत्या में कहीं ना कहीं इन दोनों का ही हाथ है, तो पुलिस इस बात को सच मान लेती है और अपनी तरफ से कोई भी जांच ना करते हुए सोनू और गोपाल पर जबरदस्ती प्रेशर बनाया जाता है कि तुम इस गुनाह को कबूल करो। उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाते हैं, पिलास से उनके 2-3 नाखून भी उखाड़ दिए जाते हैं, पैरों पे उल्टा लिटाकर फट्टों से मारा गया, पैर सूज गए,
काफी और अन्य जगह चोटें आई और उनके साथ काफी ज्यादती करी गई इस पूरे टॉर्चर के दौरान। और आखिरी में पुलिस प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा सोनू और गोपाल को यह धमकी दी जाती है कि अगर तुम इस गुनाह को कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हें बाहर ले आकर गोली मार देंगे। यानी कि एक फर्जी इनकाउंटर उन दोनों का कर दिया जाएगा। अब अक्सर उन्होंने ऐसी बातें सुनी है कि पुलिस बाहर ले आके ऐसे गोली मार देती है या जान से मार देती है और फिर लाश नहीं मिलती, कोई केस दर्ज नहीं होता। इस चीज से घबराकर और डरकर उन दोनों ने यह गुनाह को कबूल कर लिया और कोर्ट में यह बयान दे देते हैं कि हमने ही आरती का कत्ल किया है। अब ये बात आगे बढ़ती है, जब दोनों जेल चले आते हैं तो गोपाल एक दुकान पर काम किया करता। उसका मालिक गोपाल पर बहुत भरोसा करता था और वो मानता था कि गोपाल कहीं भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। गोपाल मासूम है, वो जानता था। तो उसका मालिक गोपाल का केस लड़ता है और एक केस काफी लंबा चलता है। तो उन दोनों ने जब जबरदस्ती इस केस को अपने ऊपर ले लिया, इस जुर्म को अपने ऊपर ले लिया, फिर वो दोनों जेल चले आते हैं। अब इस फर्जी केस की जो मतलब केस की जांच करी गई, इसमें फर्जी गुनहगार साबित करे गए, गुनाह साबित करे गए और बेचारे 2 मासूम लोगों को जेल पहुंचाया गया। इसके बदले में जो वहां के वृंदावन के एसपी थे, उन्होंने इस जांच टीम को, जो जांच टीम थी पुलिस की, उनको 15,000 रुपए दिए कि उन्होंने इस आरती मर्डर केस को सुलझाया और किस तरह से उन्होंने बहुत काबिलियत तारीफ तरीके से जुर्म को साबित करवाया। अब यहां पर एसपी और सारे पुलिस प्रशासन की एक इतनी बड़ी कमी सामने आई और उनको इस फर्जी केस के चक्कर में इनाम भी मिला। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस चीज में कि जब दोनों सोनू और गोपाल जेल चले आते, हो केस जब उन पर दर्ज हो जाता है और वो दोनों जेल चले आते हैं, तो गोपाल एक दुकान पर काम किया करता और उसके मालिक को गोपाल पर बेहद भरोसा था। वो मानते थे कि गोपाल ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो इस भरोसे के दम पर वो गोपाल का केस लड़ते हैं और 2016 में गोपाल को और 2017 में सोनू को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अब 2017 में ये दोनों बाहर थे और उन दोनों को ही पता था कि इन दोनों ने ये काम नहीं किया और इस केस के चक्कर में इन दोनों की जिंदगी में काफी उथल पुथल हो गई। गोपाल जो कि एक मासूम, एक आम नागरिक, एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता, उसकी शादी होने वाली थी, वो शादी टूट गई। सोनू के घर में भी और शादियां होने वाली थी, उसके छोटे भाई बहन थे, उनके रिश्ते आने बंद हो गए और सारे समाज ने उनसे संबंध अपने हटा लिए, उनके नाते रिश्तेदारी सारी खराब हो गई। काफी कुछ उनकी जिंदगी में बदलाव आए, जिससे परेशान होकर इन दोनों ने यह सोचा कि अब इस केस को हम ही सुलझाएंगे। अब बेचारे क्या करते, उन्होंने पुलिस के पास काफी गुहार लगाई कि जी हम बेगुनाह हैं, इस केस की दोबारा तफ्तीश कीजिए, दोबारा इसकी जांच कीजिए, कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है, आप गलतफहमी में हैं। तो पुलिस बार बार जब वो पुलिस के पास जाते, पुलिस उन्हें डांट के और फटकार के भगा दिया करती, उनकी कोई बात नहीं सुना करती। फिर जब पुलिस ने इनका कोई साथ नहीं दिया तो इन्होंने खुद ही अपने इस केस को हैंडल किया और काफी साल तक इस केस की जांच करते रहे और धीरे धीरे करते 2022 आ गया। अब 2022 की शुरुआत में जब ये काफी थक हार चुके थे, तो 2022 की शुरुआत में एक लड़का गोपाल की दुकान पर आता है जहां पर वो काम करता था। अब इनका केस काफी प्रचलित था इनके इलाके में और काफी लोग जानते थे कि गोपाल जो है सोनू की बीवी के मर्डर के चक्कर में जेल में गया है और सोनू भी बेगुनाह है, सब जानते थे इस बात को। तो लड़का जो है कहीं ना कहीं इनकी मदद करने की सोचता है। वो लड़का बताता है कि मेहंदी बालापुर से कुछ गांव छोड़कर एक महिला रहती है और वो शादीशुदा है, जिसकी शक्ल सोनू की बीवी से मिलती है। अब बेचारे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए दर बदर भटक रहे थे, तो ये भी कुछ इसी प्रकार के इंसान हो गए थे कि जहां से कोई सुराग मिले उधर ही चल पड़ते। अब जब ये वहां पहुंचे उस गांव में, तो इन्होंने सोचा कि अब गांव इतना बड़ा
कैसे पता लगाया जाए। और दूसरी बात, अगर आप किसी गांव में जाते हैं एक अनजाने तौर पर और आप काफी दिन वहां पर बिताओगे तो आप भी शक के नजरों में आ जाओगे। गांव वाले आप पर शक करने लगेंगे, फिर आपसे जांच पड़ताल होगी और काफी पूछताछ होगी। फिर इससे इस बात का डर बनता है कि अगर आरती है उस गांव में है और उसे ये पता चल गया कि सोनू उसको ढूंढ रहा है, तो आरती सतर्क हो जाएगी और फिर कभी वो दोबारा उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और एक ऊंट के व्यापारी बनके उस गांव में जाते हैं और काफी दिन तक एक ऊंट के व्यापारी के तौर पर उस गांव में घूमते हैं, भटकते हैं और बताते हैं कि हम राजस्थान से आए हैं, ऊंट बेचते हैं और अगर किसी को ऊंट चाहिए तो हमसे संपर्क करें। जब काफी इन्होंने मशक्कत करी और इससे भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अब उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा रोजगार अपनाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए जिसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता हो, यानी कि उस काम को महिलाएं ज्यादा करती हो। तो वो दोनों सब्जी बेचने वाले बन जाते हैं। अब उन्हें वो मोहल्ला पता था जहां पर वो आरती रहा करती, क्योंकि उस लड़के ने बताया था। तो वो दोनों वहां पर उस मोहल्ले के पास काफी दिन तक सब्जी बेचा करते। सब्जी बेचते 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 एक दिन, दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यहां पर यह बात साबित होती है और आरती एक दिन सोनू के पास सब्जी लेने आती है। अब सोनू भेष बदल कर उस गांव में घूम रहा था। सोनू काफी टाल मटोल करता है, काफी टटोलता है और वो पूरा पुख्ता तौर पर यह यकीन कर लेता है कि यह आरती ही है। इस बात को पता करने के बाद सोनू वापस से उस वृंदावन पुलिस थाने में जाता है। वहां पर बताता है कि सर, जो आपने मर्डर केस दर्ज किया था कुछ साल पहले, वो लड़की जो है आज भी जिंदा है और आप मेरी मदद कीजिए, ऐसा ऐसा करके। पुलिस यहां पर भी इतना जानने के बाद भी उन दोनों की मदद करने से मना कर देती है और पुलिस उल्टा उन पे एक काम थोप देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस, मतलब हम तुम्हारा केस दर्ज करें, तो हमें कागजी तौर पर आरती के जिंदा होने का सबूत चाहिए। अब बेचारे ये क्या करें, अब वो कागजी तौर पर कैसे ये साबित करें कि आरती जिंदा है। और कोई गलत कदम उठा लेंगे तो आरती को पता चल जाएगा कि सोनू उसको ढूंढ रहा है और फिर वो वहां से ही भाग जाएगी और फिर ये आखिरी मौका भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो काफी दिमाग लगाने के बाद ये एक प्लान और बनाते हैं और उसमें अपने एक दोस्त को शामिल करते हैं, जो कि उस दोस्त को पता था कि दोनों बेगुनाह है, तो वो भी इनकी मदद करता है और बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब करना क्या है आगे ये बताओ। तो उस दोस्त को ये दोनों एक सरकारी कर्मचारी बनाकर गांव में एक सर्वे के लिए भेजते हैं। उसका काम ये होता है कि गांव में जिस घर में शौचालय नहीं था उन घरों का रजिस्ट्रेशन करना और बदले में यह बताना कि उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। एक ऐसे सरकारी कर्मचारी के तौर पर वो उस गांव में जाता है। 2-3 घरों में जाने के बाद उसको तो पता था कि आरती का घर कौन सा है। उसके बाद वो आरती के घर में जाता है। अब वहां पे आरती के पति से बात करता है। आरती के पति को बताता है कि अगर आप मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे और कुछ कागजात देंगे तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, जिससे आप अपने घर में शौचालय बनवा लीजिएगा। तो आरती का पति इस बात से खुश होकर इस बात पर राजी हो जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तो सोनू का दोस्त कहता है कि नहीं, मतलब हमें महिलाओं के भी जो है आईडी प्रूफ चाहिए जो कि बालिग है। अब इसी गलती, मतलब एक गलती के चलते आरती पकड़ी जाती है। आरती का पति जो उसके आईडी प्रूफ थे वो उस सोनू के दोस्त को दे देता है। सोनू का दोस्त ले जाकर वो सारे आईडी प्रूफ जो आरती से रिलेटेड थे गोपाल और सोनू को देता। अब सोनू उन सारे आईडी प्रूफ्स को लेकर जो आरती के थे अपने मेहंदी बालापुर थाने में जाता है और पुलिस से ये बात कहता है कि सर, जो केस आपने मेरे खिलाफ दर्ज किया था जिस लड़की के मर्डर के चक्कर में, वो लड़की आज भी जिंदा है और ये रहे उसका आईडी प्रूफ। अब यहाँ पुलिस थोड़ा घबरा जाती है और केस दर्ज कर लेती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात खुली और सामने आई तो
कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होने वाली है। तो पुलिस इस केस को वृंदावन पुलिस थाने में भेज देती है, क्योंकि ये केस वहीं पर दर्ज हुआ था आरती के पिता के द्वारा। अब आरती के पिता के द्वारा जहां पर केस दर्ज किया गया था, जब ये केस उस थाने में पहुंचा तो पुलिस वहां की भी घबरा गई और उन्होंने एक काफी सख्त कदम उठाया। वो जाके आरती को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आरती यहां पर मना करने लगती है कि मैं वो औरत नहीं हूं, मैं इसको नहीं जानती, ये ऐसा वैसा काफी सारी बातें बनाती है। तो पुलिस फिर आरती के माँ और उसके भाई को बुलाती है। आरती के माँ और भाई ये पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये आरती ही है और मान जाते हैं। लेकिन आरती के जो पिता थे वो आरती को पहचानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी लड़की नहीं है। अब पुलिस इस बात को लेकर काफी गुस्से में आ जाती है और पुलिस कहती है ठीक है, अगर आपकी लड़की नहीं है तो आप हमें अपना डीएनए सैंपल दे दीजिए और हम आरती के डीएनए सैंपल से उसे मैच करके ये पता लगा लेंगे कि ये आपकी लड़की है कि नहीं है। इस बात को सुनकर जब आरती के पिता डर गए तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ये मेरी ही लड़की है और ये कुछ साल पहले गायब हो गई थी। अब पुलिस आरती के पिता को कह देती है ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि आरती ही है, तो आप जाइए, अब आगे की जो कार्रवाई होगी हम उसमें आपको बुला लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आरती के पिता को पुलिस थाने से बाहर भेजा जाता है, आरती के पिता उस शहर को छोड़कर भाग जाते हैं। अब आरती को रिमांड में लिया जाता है और आरती से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने ये गलत कदम क्यों उठाया, क्यों बिना बात सोनू को फंसाया। तो आरती कहती है कि मैंने बस सोनू को छोड़ा था, मैंने ना तो कोई मर्डर किया और ना ही मैंने सोनू को फंसाया, मैं बस सोनू को छोड़कर भाग गई थी क्योंकि मुझे सोनू पसंद नहीं था। सोनू से शादी करने के एक हफ्ते बाद ही उसे ये लगने लगा कि सोनू मेरे लायक नहीं है और मुझे दूसरा आदमी पसंद आ गया था, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली और वहां से भाग गई। तो जब पुलिस पूछती है कि जो पहले लाश मिली थी जिस लड़की की, जिसे आरती बताया जाता वो लड़की कौन थी, तो आरती उसे भी पहचानने से मना कर देती है। कहती है कि मैं नहीं जानती वो लाश किसकी थी और वो कौन लड़की थी, मैं बस घर छोड़कर भागी थी, मेरा ये कसूर था। अब उस लाश की जांच करने के लिए या उस लाश का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं आरती के पिता का होना जरूरी था। अब आरती के पिता वर्तमान में भी घर से फरार है और वो अभी भी पकड़ में नहीं है। अब आगे जब वो पकड़ में आएंगे तो इस केस का खुलासा होगा और पता चलेगा कि वो लाश किसकी थी और ये कदम किसने उठाया उसकी हत्या करने का। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस पूरी कहानी से ये पता चलता है कि जरा सी लालच के चक्कर में और जरा से मेडल्स और मतलब जरा सी कामयाबी पाने के चक्कर में किस तरह पुलिस प्रशासन ने दो मासूमों को कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया। ना कि टॉर्चर किया बल्कि उनकी जिंदगी बेकार हो गई इस केस के चलते, जिसमें उनका कोई हाथ भी नहीं था। यहां पर हमारी कानून प्रशासन और शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी उजागर होती है और किस तरह उन मासूमों ने अपने ही केस को लड़ा, अपने ही केस को अपने ही बेगुनाही साबित करने के लिए कितनी मशक्कत करी, यहां पर ये सब कुछ सामने आता है। अब इस केस में आगे क्या होता है ये तो आरती के पिता के मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।